Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on surface film coefficient by force convection from the chapter heat transfer. For my previous video on heat transfer, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's start surface or film coefficient by force convection method. सो फर्स्ट अपन देखते हैं कि कन्वेक्शन होता क्या है. तो बेसिकली कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हीट फ्लो अचीव होता है बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विद अ कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल. ठीक है. सो कन्वेक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसी हीट फ्लो की प्रोसेस है जिसमें कि दो पोर्शंस का, दैट इज द वार्मर पोर्शन और कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों का एक्चुअल मिक्सिंग जब होता है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. तो दो टाइप से होता है कन्वेक्शन, दैट इज द फोर्स कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन. तो फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, जब आप किसी भी हेल्प से, देखा जाए तो स्टीरर की हेल्प से या एजिटेटर की हेल्प से जब दो पोर्शंस को एक दूसरे में मिक्स करते हो ऑफ द सेम लिक्विड बाय अप्लाइंग द फोर्स, तो उसको फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं. जैसे कि फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर और इवोपरेटिंग लिक्विड इज फोर्स थ्रू द ट्यूब अंडर अ प्रेशर. सो दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स कन्वेक्शन. और जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है, नेचुरल कन्वेक्शन में बेसिकली किसी भी चीज का फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद मिक्स होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हॉटर टू अ रीजन ऑफ कूलर पोर्शन. तो ये बेसिकली जो अपना पैन इवोपरेटर होता है उसमें यूज होता है नेचुरल कन्वेक्शन मेथड. Now let's talk about the force convection temperature variant individual heat transfer coefficient. तो आपको इसमें क्या करना है कि आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास में एक मेटल वॉल है. ठीक है, दिस इज द मेटल वॉल और मेटल वॉल की राइट हैंड साइड पे आपका हॉट फ्लूइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आपका कोल्ड फ्लूइड है. ठीक है, तो जो ये हॉट फ्लूइड है तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आपका हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है वो अपन इसमें देखते हैं. तो सबसे पहले आपको एक ये जो मेटल वॉल है इसको कंसिडर कीजिए. दिस इज अ मेटल वॉल. तो इस मेटल वॉल में जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द डॉटेड लाइन. सो जो HH और CC है वो क्या डिनोट कर रहा है, आपका HH इज द हॉटर बाउंड्री एंड CC इज द कोल्ड साइड बाउंड्री. एंड TC TD, दिस इज TC एंड TD, ये क्या डिनोट करता है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिनोट करता है. इसमें क्या रहता है कि हीट जो फ्लो हो रही है वो प्योरली किसके थ्रू फ्लो होती है, कंडक्शन के थ्रू फ्लो होती है. क्योंकि जो मेटल वॉल है, ऑब्वियस सी बात है कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये आपकी सॉलिड जो मेटल वॉल है आपकी सॉलिड की बनी हुई है, तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो होगा और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अपन को नोन होती है. और इस मेटल वॉल की जो थिकनेस है वो क्या है, आपकी L है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हॉटर साइड कि हॉटर साइड में क्या क्या डिनोशन अपन ने किए हुए हैं. तो जो HH है ऑलरेडी मैंने बता चुकी, जो HH है आपका द फ्लूइड इज इन द टर्बुलेंट फ्लो ऑन द हॉटर साइड. जो हॉटर साइड है उसमें कैसा फ्लूइड रहेगा, आपका टर्बुलेंट रहेगा. और जो TA है, TA डिनोट करता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर को इन द हॉट फ्लूइड. और जो TB है, दैट इज द TB, ये आपका डिनोट करता है टेम्परेचर एट द बाउंड्री ऑन द हॉट साइड फ्रॉम टर्बुलेंट एंड द विस्कस फ्लो जंक्शन. एंड TC जो है, दैट इज TC, ये आपका डिनोट करता है टेम्परेचर एट द एक्चुअल इंटरफेस बिटवीन द फ्लूइड एंड द सॉलिड सरफेस. दिस इज द फ्लूइड एंड द सॉलिड सरफेस के बीच में जो एक्चुअल इंटरफेस है टेम्परेचर का उसको डिनोट करता है TC. और जो ये TA, TB और TC, ये वाला जो कर्व आपका बन रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट को फ्रॉम ए बल्क ऑफ द हॉट फ्लूइड टू द मेटल वॉल. So this is caused by the flow of heat and forced convection. So ये आपका forced convection के थ्रू हो रहा है. फिर जो T1 रहता है, that is the T1 और this dotted line is denoted by M. So T1 basically आपका होता है एवरेज टेम्परेचर
T1 is the average temperature on the hot fluid side represented by the dotted line that is M. अब इस कोल्ड साइड की बात कर लेते हैं. तो कोल्ड साइड में बेसिकली जो Cc रहता है वो क्या डिनोट कर रहा है आपका फ्लूइड इन द टर्बुलेंट फ्लो ऑन द कोल्ड साइड. तो कोल्ड साइड्स में जो फ्लूइड है उसको डिनोट कर रहा है. और Tf, दिस इज द Tf. Tf जो रहेगा आपका मिनिमम टेम्परेचर रहेगा ऑन द कोल्ड साइड. और जो T है, T आपका डिनोट करता है टेम्परेचर एट द बाउंड्री ऑफ द कोल्ड साइड. जो भी कोल्ड साइड है उसकी बाउंड्री पे जो टेम्परेचर रहेगा उसको डिनोट करेगा. विस्कस एंड द टर्बुलेंट फ्लो जंक्शन इसको बोलते हैं. और जो TD रहता है ये बेसिकली टेम्परेचर होता है एट द एक्चुअल इंटरफेस बिटवीन द फ्लूइड एंड द वॉल. और जो आपका पूरा कर्व बन रहा है TF, T एंड TD का जो पूरा कर्व बन रहा है that is represent the temperature gradient from the metal wall to the bulk of the cold fluid, and this is caused by the flow of heat in forced convection. और आपका जो T2 है that is T2 जो डिनोट करता है वो है आपका एवरेज टेम्परेचर को डिनोट करता है on the cold side and represented by this dotted line which is denoted by N. Now let's talk about the surface or the film coefficient. So in the forced convection, the stagnant film, that is, this is the stagnant film HH and CC, are of a great importance in determining the rate of heat transfer. So though these films are thin, the resistance offered by them is larger. Beyond this film, the turbulence bring about rapid equalization of temperature. So film coefficient is the quantity of heat flowing through unit area by the stagnant film per unit drop in a temperature. So basically it is difficult to determine the thermal resistance of fluid film since the thickness of the film cannot be known precisely. The thickness of the film depend not only on the viscosity of the fluid but also on the fluid circulation level, that is the forced convection. It also depend on the forced convection. Hence, the resistance offered by this film cannot be individually calculated. Therefore, indirect method of computation of surface coefficient is employed. So, let Q is the heat flowing from hot fluid to the cold fluid. So, consider this: the area of the metal wall on the hot side is denoted by the A1. And the average of the metal wall on the cold side, that is the area of the metal wall on the cold side, is denoted by A2. Then the average area of the metal wall is denoted by AM. So the film coefficient on the hotter side, we are talking about this side. The film coefficient on the hotter side is denoted by amount of heat flowing upon area into the temperature difference. So the film coefficient on the hotter side is denoted by the H1. So we wrote it here H1 equals to the amount of heat flowing. So amount of heat flowing is denoted by the Q, and the area from this side is the A1, hotter side. So we wrote it as a A1, and the difference in the temperature. So the average temperature is T1 and Tc. So this is the difference. So T1 minus Tc is the temperature difference, and 1 upon H1A1 is the thermal resistance on the hotter side. Now let's talk about this cold fluid. So the film coefficient on the cold sides is same. We have to calculate from this equation, that is the amount of heat flowing upon area into difference in the temperature. So the cold side film coefficient is denoted by H2 and the area is A2. So H2 equals to the amount of heat flowing is Q, denoted by Q, and the area is A2, and the temperature difference is TD minus T2. And the thermal resistance on cold side is denoted by 1 upon H2A2. Now let's talk about the resistance of this metal wall. So L upon KAM
इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वॉल। बिकॉज जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपके जो मीन एरिया है उसके। ठीक है, इसलिए अपन ने इससे डिनोट किया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वॉल को। So let's talk about the overall coefficient. So in the overall heat transfer, three resistant terms are involved in the series, that is 1 upon H1A1. So that is the resistance on the hot fluid side, and L upon KAM is the resistance of the metal wall, and 1 upon H2A2 is the resistance on the cold fluid side. So by applying the principle of compound resistance in series, the overall heat transfer may be written as like this: Q equals to delta T, that is the temperature difference, upon 1 upon H1A1 plus L upon KAM plus 1 upon H2A2. तो जो 1 upon H1A1 है वो क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑन द हॉट फ्लूइड साइड, और जो L upon KAM जो है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वॉल, और 1 upon H2A2 जो है वो क्या है रेजिस्टेंस ऑन द कोल्ड फ्लूइड साइड, और डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो सारा कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। जब ओवरऑल कोफिशिएंट की अपन बात कर रहे हैं इसलिए ये पूरा लिखा हुआ है, दैट इज द ओवरऑल कोफिशिएंट। अब क्या होगा कि अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें क्या करना है कि आपको A1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी A1 इंटू डेल्टा टी अपॉन, यहाँ पर A1 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन H1 प्लस L A1 अपॉन में KM प्लस A1 अपॉन में H2A2। सो दैट इज योर इक्वेशन। अब अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो उसको U1 से डिनोट करते हैं। U1 की जो यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो U1 जो रहेगा आपका क्या रहेगा 1 अपॉन H1 प्लस LA1 अपॉन में KM प्लस A1 H2A2। सो this thing is equals to U1, that is the overall heat transfer coefficient। तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या इक्वेशन बचेगी आपके पास में, दैट इज Q इक्वल्स टू U1 डेल्टा T A1। सो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहेगा वो क्या होगा आपका, दैट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर ड्रॉप एंड मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द हीटिंग सरफेस। So that is the rate of heat transfer. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.